हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, आज हम यूनियन बजट 2026-27 के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम खास तौर से बजट को आंकड़ों के साथ विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यह बजट जो होता है वो देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस आंकड़ों को जानना, सरकार के आर्थिक सोच को समझना, उसकी प्राथमिकताओं को जानना और उसके भविष्य की क्या रणनीति होती है उसे समझना। सबसे ज़रूरी बात, आखिर ये बजट होता क्या है? बजट भारत सरकार का एक संवैधानिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार एक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का पूरा ब्यौरा संसद के सामने रखती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और जिसे हम बजट कहते हैं उसे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया, जो कि आर्टिकल 112 में प्रावधान है। अब बात करते हैं कि बजट कब, कहाँ और किसने पेश किया। यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया और यह बजट भारतीय संसद की लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और बजट को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में कि यह उनका लगातार 9वां बजट था। और बजट जो पेश होता है वो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए होता है। ध्यान रहे कि बजट 1 फरवरी को पेश होता है, लेकिन लागू जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है। अब बात करते हैं बजट के केंद्रीय विषय के बारे में। तो इस बजट का केंद्रीय विषय है विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। इसका अर्थ है तेज विकास, लेकिन सभी वर्गों को साथ लेकर। अब बात करते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। सरकार के अनुसार लगभग भारत की जो विकास दर है वो 7% की उच्च विकास दर होने की संभावना है। महंगाई को नियंत्रण करते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। और ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करना है तथा घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। और सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ हो तथा सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे कि मौद्रिक स्थिरता में भी वृद्धि हो तथा इसके दूरगामी संरचनात्मक प्रभाव बढ़ने। तो इन सारे पॉइंट्स को के थ्रू भारत की उच्च विकास दर जो कि 7% रखने का अनुमान किया गया है हासिल किया जाएगा। अब बात करते हैं बजट के 3 प्रमुख लक्ष्य के, जिसमें पहला है आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना, दूसरा है क्षमता को प्रदर्शन में बदलना और तीसरा है अस्थायी और संतुलित। तीसरा लक्ष्य है विकास को अस्थायी और संतुलित बनाना। ध्यान रहे कि इस बार का जो बजट है वो युवा शक्ति को समर्पित बजट है और इसमें सरकार का संकल्प है कि किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने बजट में अपने 3 कर्तव्य बताए। पहला, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणीय रखना, जिसके लिए वो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की जाएगी। और दूसरा कर्तव्य बताया गया बजट में कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, जिसके लिए लोक क्षमता का निर्माण किया जाएगा और भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का सपना। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुंच हो। अब बात करते हैं स्तंभ 1 की, क्योंकि बजट में वृद्धि और विकास के स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना है, दूसरा है विकास की बुनियाद को मजबूत करना है, तीसरा है जन केंद्रित विकास और चौथा जो है वो विश्वास आधारित शासन व्यवस्था और पांचवा जो है वो व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता है और छठा जो है वो राजकोषीय मामला है। तो सबसे पहले हम पहले के बारे में जानते हैं कि आर्थिक वृद्धि बनाए रखना है, जिसके लिए कि विनिर्माण क्षमता पर जोर दिया गया है। सरकार ने विनिर्माण क्षमता को ग्रोथ इंजन माना है। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल तथा खेल सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ध्यान रहे वस्तु
उद्योग, खेल सामग्री, बायोफार्मा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रासायनिक पार्क, 3 रासायनिक पार्क बनाने की बात की गई है, तथा 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित किया जाएगा। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की भी बात की गई है। सेमीकंडक्टर को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है। और ISM 2.0 यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और विनिर्माण के लिए कर सुधार की व्यवस्था की गई है, ताकि पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। निर्यातकों को तैयार माल निर्यात करने के लिए समय 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। और जो MSME है, इन्हें चैंपियंस के रूप में विकास करने में सहायता दे हेतु त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके लिए 100 करोड़ का MSME डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। 10,000 करोड़ का MSME डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। और 200 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 का टॉप अप किया गया है। अब बात करते हैं स्तंभ 1.2 की, जो कि है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान GDP का 50% से अधिक योगदान देता है सेवा क्षेत्र जो होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि GDP का 50% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। और इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और केयर इकोनॉमी, 1.5 लाख बहुकुशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 विशेष केंद्र विकसित किए जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन और कंटेंट क्रिएशन लैब बनाई जाएंगी, और जो कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करेंगे। अब हम आते हैं स्तंभ 1.3 पे, कृषि क्षेत्र का लक्ष्य। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जाएगा। तो ध्यान दें, 500 जलाशय और अमृत सरोवर को। और AI आधारित एग्रीटेक मॉडल अपनाए जाएंगे। तो अब कृषि में भी AI का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं स्तंभ 2 की, जो कि विकास की बुनियाद मजबूत करना है। और संरचना पर सार्वजनिक निवेश होगा। फाइनेंशियल ईयर 14-15 में 2 लाख करोड़ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 12.2 लाख करोड़ करने का अनुमान लगाया गया है। यह लगभग 6 गुना वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं प्रमुख अवसंरचना पहल की। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। डिब्रूगढ़ से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। और राज्यों को 2 लाख करोड़ की सहायता दी जाएगी। उसके बाद आता है ऊर्जा सुरक्षा, 20,000 करोड़ की कार्बन कैप्चर योजना शुरू की जाएगी। बैटरी स्टोरेज, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आते हैं हम स्तंभ 3 पे, जो कि है जन केंद्रित विकास। सामाजिक क्षेत्र पर खर्च, स्वास्थ्य के लिए 1.04 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। और शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ खर्च, और शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। और ग्रामीण विकास के लिए 2.73 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। अब बात करते हैं हम स्तंभ 4 की, जो कि विश्वास आधारित शासन, गवर्नेंस रिफॉर्म। ट्रस्टेड इंपोर्टर्स के लिए जांच प्रक्रिया आसान की गई है। ड्यूटी डेफरल की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की गई है। अब बात करते हैं स्तंभ 5 की, जो कि है व्यापार और जीवन सुगमता। विदेशी टूर पैकेज पर TCS 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, तथा एजुकेशन और मेडिकल LRS पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। अब बात करते हैं राजकोषीय मामलों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ध्यान रहे कि फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड जो रहा है वो 2022-23 में 6.5% रहा है, वहीं 23-24 में जो था वो 5.5% रहा है, और 24-25 में जो था वो 4.9% रहा है, और 25-26 में 4.5%, और 26-27 में 4.3% रहने की अनुमान लगाया गया है। यानी जो फिजिकल डेफिसिट ट्रेंड है इसमें लगातार गिरावट देखा गया, जो कि फिजिकल डिसिप्लिन को बताता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट 2026-27 में 1.5% रहने का अनुमान है, और प्राइमरी डेफिसिट 2026-27 में 0.7% रहने का अनुमान है। और अब बात करते हैं कि रुपया आता कहाँ से है, कि आखिर सरकार कहाँ से पैसे लेती है, फिर कहाँ जाता है पैसे। तो पहले हम बात करेंगे रुपये कहाँ से आते हैं। इनकम टैक्स से आता है हमारा 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 18%, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से आता है 24%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2% आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% आता है, जीएसटी और अदर टैक्सेस से 15%, वही यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6% और कस्टम से 4%। यानी इनकम टैक्स से 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी व अन्य कर से 14%, और बोरोइंग जो होती है वो 24% होती है। तो ऐसे हम भारत सरकार को रुपए मिलते हैं। अब बात करते हैं कि रुपए जाता कहाँ है। राज्यों का हिस्सा होता है 22%, और ब्याज भुगतान होता है 20% का ब्याज भुगतान कर दिया जाता है, और रक्षा पे 11% खर्च, और केंद्रीय योजनाओं पे 17%। अब बात करते हैं प्रमुख मंत्रालयों पर जो व्यय होता है करोड़ में, साल इन सब पर कितना व्यय किया गया। तो परिवहन पे 5,98,520, वही रक्षा पे 5,94,585, और ग्रामीण विकास पे 2,73,108, गृह कार्य में 2,55,234, वही कृषि और संबद्ध कार्यकलाप में 1,62,671, वही शिक्षा पे 1,39,289, ऊर्जा पे 1,09,029, और जो स्वास्थ्य है उस पर 1,04,599, शहरी विकास पे 85,522, IT और दूरसंचार पे 74,560, वाणिज्य और उद्योग पे 70,296, सामाजिक कल्याण पे 62,362, और वैज्ञानिक विभाग पे 55,756, वही कर प्रशासन 45,500, और विदेश कार्य पे 22,119, और वित्त पे 20,649, और पूर्वोत्तर विकास पे 6,819। तो आपको मोटा मोटी कुछ जगहों का ध्यान रखना है। यानी परिवहन पे सबसे ज़्यादा है जो कि 5,98,520 करोड़ रुपए हैं, और वही रक्षा पे उसके बाद दूसरा मतलब सबसे दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा व्यय किया गया वो रक्षा पे, जो कि 5,94,585 करोड़ रुपए, और ग्रामीण विकास पे 2,73,108, वहीं कृषि पर 1,62,671, तथा स्वास्थ्य पे 1,04,599। तो ये जो चारों पांचों डेटा है इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यूनियन बजट 2026-27 का एक ग्रोथ ओरिएंटेड तथा डेटा ड्रिवन और रिफॉर्म फोकस्ड बजट है। यह बजट भारत को विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूती से आगे ले जाता है। दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिजिकल डेफिसिट को 2026-27 में 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है कि फिजिकल डेफिसिट को 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया, और रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में भी लगातार कमी दिखाई दी है। और साथ ही साथ TDS TCS में राहत, ITR समय सीमा बढ़ाया गया है, और डिजिटल सिस्टम को सरल बनाया गया है ताकि नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जा सके। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन और रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया गया है। इससे ईमानदार करदाताओं और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ दिव्यांग कौशल योजना, SHG मार्ट और मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत किया गया है। विकास को सीधे आम नागरिक से जोड़ा गया है। तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखना है। और पब्लिक कैपेक्स को फाइनेंशियल ईयर 15 के 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 27 में 12.2 लाख करोड़ कर किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है 2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़, डायरेक्ट
10.2 लाख करोड़ अधिक कर दिए गए। फ्रेट कॉरिडोर, जल मार्ग और शिपिंग पर विशेष ध्यान दिए गए। और कृषि में AI आधारित मॉडल और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाएगा, इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। और सरकार का उद्देश्य है कि उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना है, जिसके लिए बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और एग्रीटेक पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ औद्योगिक गलियारों के पास विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। और पर्यटन में गाइड प्रशिक्षण, डिजिटल डेस्टिनेशन ग्रिड और बिग कैट समिट शामिल है। तथा 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन लैब स्थापित किए जाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा। और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 विशेष केंद्र विकसित किए जाएंगे। और साथ ही साथ MSME को चैंपियंस के रूप में विकसित करने की रणनीति बनाई गई है, जिसके लिए इक्विटी सहायता, पेशेवर सहायता और नकदी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और जो मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क है, उसमें राहत दी गई है, ताकि निर्यातकों को अधिक समय और भरोसेमंद आयातकों को आसान प्रक्रियाएं दी गई है। दोस्तों, सरकार मानती है कि भारत को विकसित करने के लिए एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र आवश्यक है। इसलिए बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और खेल सामग्री जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बजट की नींव 5 स्तंभों पर टिकी हुई है, जो कि है आर्थिक वृद्धि, मजबूत आधार, एक सेकंड यहाँ पे था, देखा है, हाँ, आर्थिक वृद्धि, मजबूत आधार, जन केंद्रित विश्वास, विश्वास आधारित शासन और व्यापार व जीवन सुगमता। और इन सभी को राजकोषीय अनुशासन के साथ जोड़ा गया है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और सरकार के क्या कर्तव्य बताए गए हैं बजट में, उसको भी ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास को गति देना और टिकाऊ बनाए रखना है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, तथा सबका साथ सबका विकास को वास्तविकता बनाना है। और ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बजट में 3 प्रमुख लक्ष्य बताए गए हैं। पहला लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना है, दूसरा लक्ष्य क्षमता को प्रदर्शन में बदलना है, तीसरा लक्ष्य विकास को स्थायी और संतुलित बनाना है। और सरकार के लक्ष्य भारत को लगभग 7% की विकास दर पर बनाए रखना है। इसके साथ साथ कम मुद्रास्फीति, राजकोषीय अनुशासन और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया है, तथा महत्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता घटाना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि सरकार का स्पष्ट करना है कि संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाकपटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता है। इसलिए यह बजट एक रिफॉर्म ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बजट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा जो 2026-27 बजट का था सेशन, वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।